हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th का बेसिक अगर आपको नहीं पता रहेगा तो 12th में आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने क्लास 11th पूरा का पूरा पढ़ रखा है तो 5 वीडियोस मैंने बनाई हैं। आज का जो वीडियो वो 5th वीडियो है। और इन 5 वीडियोस के अंदर मैंने आपको 11th के वो सारे के सारे बेसिक्स बता दिए हैं जो 12th में काम आने वाले हैं। यानी कि अगर आप 12th में जा रहे हो तो 11th की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका पता होना जरूरी है, अदरवाइज 12th में प्रॉब्लम आएगी। और 12th का टीचर कभी भी आपका बेस स्ट्रांग नहीं करेगा, वो 12th का ही पढ़ाएगा, 11th का नहीं पढ़ाएगा। तो इसीलिए 12th को स्टार्ट करने से पहले मैंने 5 वीडियोस आप लोगों के लिए बना दी हैं क्लास 11th की। प्लीज ये 5th वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। जहां हम कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करने वाले, बस मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट होता कैसे है और इससे कहां कहां पे 12th में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब चीज हम बताने वाले हैं क्लास वीडियो में। वीडियो पूरा एंड तक देखना क्लास। अगर आप 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो प्लीज इन 5 वीडियोज में लगभग 1.5 घंटा लगेगा टोटल, पांचों के पांचों वीडियोज देखने में। और ये अच्छे से पूरा का पूरा कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देखो, सबसे पहली बात, ये जो कोई भी सिंगल पर्सन बिजनेस चलाता है ना, उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में मालिक की सोल प्रोप्राइटरी है तो मालिक इसमें कोई एक ही होगा। तो इसके जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, बड़ा फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो 3 बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होते हैं उनके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अलग से बनता है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना 12th में ना 11th में। ट्रेडिंग अकाउंट, उससे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। और मैंने आपको बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। बेसिकली सेल्स में से सारे डायरेक्ट एक्सपेंस घटा देते हैं तो जो प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, P&L। और P&L से जो प्रॉफिट आता है दैट इज नेट प्रॉफिट्स, और यही हमारा प्रॉफिट है। मतलब सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को घटा देते हैं, सब कुछ घटाने के बाद हमारे पास जो बचता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, P&L अकाउंट से। फिर हमारे पास बनती है, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं 11th में। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, विदाउट एडजस्टमेंट वाला भी है, विद एडजस्टमेंट वाला भी है। लेकिन हम यहाँ पे एक बस बेसिक झलक लेना चाहते हैं कि कैसा होता है ये सब, ताकि 12th में हमें प्रॉब्लम ना आए। अगर हम रट्टा मारना नहीं है आपको कुछ भी, बस आपने कुछ चीज ध्यान रखनी है। एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको याद रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है, सुनो मेरी बात। यहाँ आता है सेल्स। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देते हैं, जिसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। कोई स्क्रैप वगैरह बेचा है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, कोई एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक है, तो ये सब चीजें जनरली नहीं होती हैं, तो इनको समझ लो काट ही दो। ये सब चीजें किसी काम की नहीं है, ये दोनों चीजें किसी काम की नहीं है। तो आपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बस दो चीज ध्यान रखना है। इधर क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस। और हमें जो परचेज लेना है वो नेट परचेज लेना। आपको पता होगा क्लास की नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड है। वेजेस सैलरी, ध्यान रखना वेजेस और सैलरी, अगर पहले वेज आ गया, पहले वेज आ गया या वेजेस सैलरी लिखा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग में जाता है। पिछली क्लास में बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड, किराया भाड़ा लाने के लिए, दुकान में माल लाने के लिए। चाहे फ्रेट हो, चाहे कार्टेज हो, चाहे कैरेज हो, सब एक ही चीज है, किराया भाड़ा ही होता है लाने के लिए। बस अलग अलग मोड हो जाते हैं तो नाम चेंज हो जाता है। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी हो, फैक्ट्री का, सिर्फ फैक्ट्री का, इट मीन्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट है, ट्रेडिंग में आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, P&L में आएगा। फिर हम इधर सारा जोड़ते हैं, सारा घटा देते हैं, जो आता है क्लास हमारा वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अगर ये साइड ज्यादा है तो इधर आ जाएगा ग्रॉस लॉस। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मतलब कि हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। तो आप देना वेजेस सैलरी और कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, फैक्ट्री का पावर, ये सब चीज जो है वो आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपका गुडविल चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 3 है 12th के अंदर। वहां पे आपको हेल्प देगा क्या, थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं क्या हेल्प करेगा आपको। सुनो मेरी बात, जरा मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। और अच्छा लगे तो लाइक करना है क्लास, क्योंकि ये सब चीज आपको 12th में सीखने को मिलेगा ही। तो डिटेल में आप 11th का स्ट्रांग रहेगा ना बेस, तो 12th में आपको टीचर इतना टाइम देगा नहीं, फिर आपका छूट जाएगा, बोले बेटा आपने 11th में नहीं पढ़ा। मान लो सेल से 100, और मान लेते हैं ओपनिंग स्टॉक वगैरह, ओपनिंग स्टॉक चलो लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 10, ओपनिंग स्टॉक 10, और परचेजेस मान लो 15, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं कुछ है 5, ओके। और इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक, और ये होगा 30, ठीक है। सब बच्चे मुझे बताओ जीपी कितना आएगा, बोलो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 100 प्लस 30, 130, 130, 15, 5, 20, 10, 30, तो ये 100 आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 100। अगर कोई गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दे, ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक को
ओवर वैल्यू कर दे, क्या कर दे, ओवर वैल्यू, ज्यादा कर दे, 30 की जगह कर दे 40। अगर कोई बच्चा क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ज्यादा लिख दे, तो मुझे बताओ आपका जीपी क्या होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो जीपी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब जोड़ो कितना आएगा, 140, 140 में से ये 110 आ जाएगा। तो यानी कि अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो जीपी इंक्रीज, और जाहिर सी बात है जीपी ज्यादा होगा तो जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज्यादा हो जाएगा अल्टीमेटली। समझ रहे बात को, कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा, अगर हम यहाँ पे 100 लेते तो आंसर 100 आता है, 110 लोगे तो आंसर 110 आएगा ना, अगर नेट प्रॉफिट में डेबिट साइड कुछ नहीं है पेंडल में। तो यानी कि अगर आप किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देते हो तो क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ाने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम कर दोगे तो, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दोगे तो बोलो, अगर आप 30 की जगह 20 ले लेते तो क्या होता, तो यहाँ पे 120 होता, यहाँ पे 90 आ जाता फिर आंसर। तो यानी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को आप बढ़ा दोगे तो आपका जीपी भी बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दोगे तो आपका जीपी और एनपी भी कम हो जाएगा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कल को क्वेश्चन आपसे कह देगा 12th में कि क्लोजिंग स्टॉक को 100 रुपए से बढ़ा दिया, तो आपको कम कर देना है प्रॉफिट को 100 रुपए से, ताकि आंसर बराबर आ जाए, नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो चलो दूसरी बात, अब हम इसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक में चेंज करते हैं। अब आप मुझे बताना, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जीपी के साथ कैसा रिलेशनशिप था डायरेक्ट। अब हम आते हैं जरा ओपनिंग पे, और अब आप मुझे बताना, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं ओपनिंग स्टॉक मान लो यहाँ करते हैं 130, और ये आ गया 130, आंसर आ गया 100। ठीक है, जो जीपी आ गया 100। अगर मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा ले लूं तो, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लूं तो क्या होगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लूं, 10 की जगह 20 ले लूं, तो अब आपका आंसर क्या होगा। इधर इधर तो 130 है, और 20, 10, 30, 5, 35 और 5, 40, तो ये कितना आ गया 90। तो यानी कि अगर ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर लेते हैं तो हमारा जीपी डाउन हो जाएगा। ध्यान समझना, क्लोजिंग स्टॉक का जीपी के साथ कैसा रिलेशनशिप था, डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का जीपी के साथ कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स। यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर मैं बढ़ा दूं, ओपनिंग स्टॉक अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा जीपी डाउन हो जाएगा, और जीपी डाउन तो एनपी भी डाउन। और अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को कम कर दूं, 10 की जगह 5 ले लूं, 10 की जगह 5 ले लूं प्लस, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 15, 5, 20 और 25, तो ये आएगा 105। तो आपका जीपी बढ़ गया। तो यानी कि आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा ले लिया तो आपका जीपी गिर जाएगा, और अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कम लिया है, अंडर वैल्यू लिया है आपने, तो आपका जीपी बढ़ जाएगा। और अगर जीपी बढ़ेगा तो क्लास एनपी भी बढ़ेगा। तो ये आपने क्लास ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट हम तो सीख चुके थे 11th में, लेकिन ये बातें भी हमें 11th में सिखाई जानी थी, बट लेकिन टीचर्स नहीं सिखाते क्योंकि वहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 12th में जरूरत पड़ेगी, फंस जाओगे फिर आप। तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ये काम आएगा 12th में पास्ट एडजस्टमेंट में, गुडविल चैप्टर में। तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार आ रहा है समझ, ठीक है बिल्कुल। अगर आज का 11th का बेस बिल्कुल अच्छा है, 12th में समस्या कहीं आएगी नहीं। तो आप इसको टेंशन मत लो, इसलिए मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपका। ओके, चलो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट भी याद हो गया आपको, डायरेक्ट एक्सपेंस का पता भी चल गया। अब आते हैं पेंडल। इतना बड़ा फॉर्मेट ना आपको 11th में याद करना था ना 12th में, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्या बात है ध्यान रखना, सुनो मेरी बात। इधर आती है सारी कमाई, ये सारे खर्चे। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट याद कर लिया है जिस बच्चे ने, ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़कर जितने भी खर्चे होते हैं वो सब पीएनडल में आता है। जो भी खर्चे हैं, जो भी कमाई है, सब पीएनडल में। मतलब इसमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, विच इज रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, उसकी सारे खर्चे, ये ऑफिस के एक्सपेंसेस वो आते हैं पीएनडल में। तो बहुत सारे कमाई, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो भी रिसीव हुआ है वो सारा, बैड डेट रिकवर हो गया, इनकम मिला, डिविडेंड मिला। डिविडेंड किसमें मिलता है क्लास, शेयर्स पे। अगर हम शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, इन्वेस्ट करते हैं, तो हर साल हमें प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी देती है। अगर मैं रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदूंगा तो रिलायंस कंपनी मुझे अपनी प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा देगी, मुझे जितना मैंने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से, उसको बोलते हैं डिविडेंड, या कोई और छोटी मोटी इनकम। सारे खर्चे, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, अगर लॉस हुआ होगा, प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर हो गए। सैलरी, देखो सैलरी हो चाहे सैलरीज एंड वेजेस हो, पेड में आएगा। रेंट है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, कोरियर, लीगल चार्ज, टेलीफोन बिल, रिपेयर, इंश्योरेंस, बिजनेस को प्रमोट करने का खर्चा, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और सन्ड्री एक्सपेंस, कन्वेंस, बैंक चार्जेस और जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, लॉस बाई फायर और लॉस बाई सेल भी हो सकता है, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, फ्रेट है, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक सिटी से दूसरी सिटी जाए तो ट्रैवलिंग, बैड डेट। अब हम सारे खर्चे माइनस करके जो क्लास आएगा यहाँ पे वो आएगा नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको 12th में काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक नॉर्मल क्लास इनकम, एक एबनॉर्मल इनकम, तो दो इनकम होती है।
तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपनी नॉर्मल इनकम को भी लेते हैं और एबनॉर्मल इनकम को भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल एक्सपेंस भी लेते हैं और एबनॉर्मल एक्सपेंस भी लेते हैं। कुल मिला के जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये रेशियो में भी काम आएगा आपको, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है आपका थर्ड बुक का, फोर्थ चैप्टर, वहां भी काम आएगा। तो हम पीएनएल के अंदर जितनी भी इनकम है, वेदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, कोई भी इनकम हो, चाहे वो नॉर्मल इनकम हो चाहे वो एबनॉर्मल इनकम। अच्छा, नॉर्मल इनकम क्या होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। नॉर्मल इनकम क्या होता है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिसका हम बिजनेस कर ही इसी काम के लिए रहे हैं, हम इसी काम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल इनकम। तो जो नॉर्मल इनकम है वो यहाँ पे आता है। एबनॉर्मल इनकम क्या, हमारा बिजनेस का वो काम नहीं। एग्जांपल, मैं टीचर हूँ, अगर मैं कहीं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उससे फीस आती है, कोई लेक्चर अटेंड करता हूँ उससे मेरे को फीस मिलती है कोई, ठीक है। या फिर जो मेरा रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस है, मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, उससे मुझे सैलरी मिलती है, तो वो मेरी नॉर्मल इनकम है। लेकिन मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है, मुझे उस बिल्डिंग का रेंट मिलता है, तो मेरे नॉर्मल इनकम नहीं, एबनॉर्मल इनकम है। या फिर मैंने बैंक में कोई एफडी कराई है, मुझे उससे ब्याज मिलता है, तो मेरे एबनॉर्मल इनकम है। या मैंने कोई फर्नीचर बेच दिया, मुझे फायदा हो गया, मैं 10,000 का फर्नीचर 12 में बेच दिया, मुझे 2,000 का फायदा हो गया, तो ये एबनॉर्मल इनकम है। तो ये सब आता है पीएनएल में। तो पीएनएल के अंदर सारी इनकम आती है, वेदर इट इज अ नॉर्मल और एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का हो या नहीं हो, इंसिडेंटल हो, कभी अचानक से कमाई हो गई, ठीक है वो, या इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, मेरा रोज का काम नहीं है ना इंश्योरेंस क्लेम लेना, बट मिल गया मेरे को, तो एबनॉर्मल इनकम है। उसी तरीके से आग लग गई तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंस है, रोज़ खर्चा नहीं है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है। बिल्डिंग का रिपेयर वगैरह कराया मैंने, तो वो भी एबनॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंस है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल एक्सपेंस दोनों ही खर्चे यहाँ पे आते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्चा किया आपने बिज़नेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, लेकिन आपने एफडी पे सॉरी आपने लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो वो एबनॉर्मल एक्सपेंस है। तो यहाँ सारे एक्सपेंस आते हैं, सारी इनकम आती है पी&एल में, और हम दोनों को जोड़ते हैं, दोनों नॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल इनकम, दोनों एक्सपेंस को माइनस करते हैं, नॉर्मल एक्सपेंस, एबनॉर्मल एक्सपेंस, और जो हमारे पास बचता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया, पी&एल अकाउंट हम लोगों का फिनिश हो गया। तो आपने ध्यान रखना, बाकी जो बैलेंस शीट है आपको जरूर पता होना चाहिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो लिक्विडिटी बेसिस पे हम ये फॉर्मेट बना रहे हैं। ये होता है लायबिलिटीज, ये होता है एसेट, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी शुरू में इन्होंने क्लास कुछ करंट असेट रखा है, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्स असेट, ऐसे बांटते हैं, करंट असेट, इन्वेस्टमेंट फॉर और फिक्स असेट। आप उसे उल्टा भी कर सकते हो, एफए और फिर इन्वेस्टमेंट फिर करंट असेट, दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 12th में तो एफए को ऊपर रखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट असेट, ऐसा ही करेंगे, बड़ी बड़ी असेट्स को ऊपर, फिर उसके नीचे नीचे करते चले जाएंगे। लेकिन इन्होंने लिक्विडिटी बेसिस पे रखा है, तो जो ज्यादा लिक्विड है उसको ऊपर रखा है, और यहाँ पे जो है करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और लास्ट में क्लास कैपिटल। तो अब ये फॉर्मेट में क्या किया जरा देख लेते हैं एक बार। आपको करंट असेट, करंट लायबिलिटी सब तो मैंने बता रखा है। कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश है, आपके बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, आपने किसी को उधार दिया, उससे आपने बिल रिसीव किया हुआ है, दैट इज बिल रिसीवेबल। मैंने आपको उधार दिया, मतलब भाई मुझे भरोसा नहीं है आपका, मुझे बिल पे लिख के दो, तो बिल पे आपने लिख के दे दिया कि प्रॉमिस करता हूँ 3 महीने में लौटा दूंगा, तो भाई ये बिल रिसीवेबल है, ये कोर्ट से एफिलेट मतलब मतलब अटेस्टेड होता है ये। सन्ड्री डेटर्स या बुक डेट भी कहते हैं सन्ड्री डेटर को, ध्यान रखना कि 12th में कंफ्यूज होकर जो ये लिखा था बुक डेट्स। तो डेटर्स, सन्ड्री डेटर, बुक डेट। सन्ड्री डेटर मतलब बहुत सारे लोगों को उधार बेचा, सबको इकट्ठा बोल देते हैं सन्ड्री डेटर्स, जिनको आपने उधार बेचा है। लोन आपने दिया है, ध्यान रखना, हमेशा बच्चों को लगता है लोन लाइबिलिटी होगा, बेटा लोन लिया है तो लाइबिलिटी, लोन दिया है तो क्लास वो आपके लिए एसेट है, वो डेबिट बैलेंस है। साल के एंड का स्टॉक, लूज टूल, इन्वेस्टमेंट्स, आपके इन्वेस्टमेंट टूल वगैरह, फर्नीचर फिटिंग्स, फर्नीचर समझ गए, फिटिंग मतलब जो रैक वगैरह बनी होती हैं, काम जो होता है पूरा लकड़ी का वो। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिजनेस की जगह, और ये इंटेंजिबल्स, तो ये सारा का सारा आ गया असेट्स। तो ये करंट असेट्स है, फिर ये इन्वेस्टमेंट है, फिर ये सारा फिक्स असेट है, ठीक है। ये यहाँ तक करंट असेट, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर फिक्स असेट्स। अब आते हैं लायबिलिटी पार्ट पे। तो क्रेडिटर, जिनसे आपने उधार खरीदा है और उनको बिल पे साइन करके आपने प्रॉमिस किया है, तो बिल पेबल। बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे बैंक में 100 रुपए है, लेकिन मैंने 150 का चेक दे दिया और वो चेक क्लियर भी हो गया, तो मेरे बैंक का क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव बैलेंस। इसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ध्यान रखना, एम्प्लॉइज जब किसी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी में से एक अमाउंट करता है पीएफ का। अपने घर वालों से पूछना, आप उनको जरूर पता होगा, सैलरी पे काम करते हैं अगर वो, तो उनकी सैलरी से एक अमाउंट करता है, वही अमाउंट एम्प्लॉयर भी जोड़ता है, और एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ने भी जोड़ा उसी अमाउंट को, एम्प्लॉय की तनख्वाह से भी कटा, वो एम्प्लॉय का आरपीएफ जो रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसमें जमा हो जाता है, और जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो उसे एक बहुत बड़ी रकम मिलती है, तो ये उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए होता है, तो वो भी लायबिलिटी है। लोन एडवांसेस टेकन, देखो सच बताओ ना, खाली लोन लिखा हो तो समझ जाना क्लास लायबिलिटी, और लोन एंड एडवांसेस लिखा हो तो समझ जाना एसेट। तो इन्होंने साफ साफ टेकन लिखा है एडवांस के साथ, तो इसका मतलब लिया है। रिजर्व, भैया जो प्रॉफिट से एक अमाउंट साइड में निकाल के रख लिया कि कल को मुसीबत होगी तो हम बांटेंगे, वो रिजर्व। बाकी मैंने पिछली क्लास में आपको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल समझा दिया था, वही है। कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है ये,
ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्राइंग को लेस करोगे, जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। तो जो नेट प्रॉफिट आपने पी&एल अकाउंट से निकाला ना ऊपर यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं कैपिटल। तो यानी कि अगर हमने नेट प्रॉफिट ज़्यादा ले लिया तो हमारा कैपिटल भी ज़्यादा हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा लिया है तो ज़्यादा जुड़ेगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, बस आपने ध्यान तो वही रखना है नेट प्रॉफिट ड्राइंग, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ड्राइंग अगर माइनस होता है तो आईओडी भी माइनस होगा। देखो जो ड्राइंग का नेचर है, वही आईओडी का नेचर भी है। इन्होंने एडिशन कैपिटल लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एडिशन कैपिटल भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। मतलब अच्छा वो तो दे ही रखा है कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल जो कैपिटल का नेचर है वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर है। कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस। नेट प्रॉफिट तो प्लस होगा और लॉस हो जाएगा तो क्या कर दोगे आप माइनस। एडिशन कैपिटल साल के बीच में कुछ और पैसे लिया है तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। और सर इनकम टैक्स को माइनस क्यों किया है बेटा? इनकम टैक्स किसका होता है? इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का होता है, मालिक का। तो यार मालिक का टैक्स तो मालिक ही भरेगा ना, आप क्यों दोगे उसको? बिज़नेस क्यों देगा उसको? इसीलिए इनकम टैक्स जो है वो ड्राइंग से। अगर मैं एक अकेला बिज़नेस चला रहा हूँ, मैंने इनकम टैक्स बिज़नेस के पैसे से भर दिया तो भैया ड्राइंग से तो है, वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। मेरा प्राइवेट खर्चा है इनकम टैक्स भरना और मैं बिज़नेस से भर रहा हूँ, तो वो ड्राइंग्स ही है। तो बताओ क्लास क्या-क्या प्लस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में क्या प्लस करोगे? प्रॉफिट, क्या माइनस करोगे? ड्राइंग, और क्या प्लस करोगे? एडिशनल कैपिटल। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? और अगर ड्राइंग है तो इनकम टैक्स भी क्या होगा? ड्राइंग की तरह वही माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या होगा? माइनस होगा। और अगर आपने कैपिटल में प्लस किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है? ये लास्ट में जो आएगा वो बनेगा क्लोजिंग कैपिटल। तो अगर मैंने आपको पिछली क्लास का आपने देखा हो तो मैंने कहा था कि ओपनिंग से क्लोजिंग निकाल सकते हो, क्लोजिंग से ओपनिंग और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होगा तो प्रॉफिट आएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन क्लास कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मेरी ओपनिंग कैपिटल है 50,000 और मेरी क्लोजिंग कैपिटल 70,000 और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये क्लोजिंग कैपिटल बढ़ क्यों गया? किसकी वजह से बढ़ा बताओ? ओपनिंग कैपिटल 50 है, क्लोजिंग 70 है। तो बताओ किसकी वजह से बढ़ा है? ऑब्वियस है प्रॉफिट की वजह से। देन 20,000 क्या हो गया? प्रॉफिट्स। ओके? तो आप मुझे बताना क्लास ये बेसिक क्लियर किया 5 वीडियोज़ के अंदर। मैं इसका प्लेलिस्ट बना के आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप पाँचों के पाँचों वीडियो को देख लेना 12th में आने से पहले। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है क्लास एसपीसीसी, डाउनलोड कर लेना क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को। फर्दर अपडेट्स के लिए काफ़ी सारे 12th पूरे 12th सेशन में आपकी मदद करेगा। फ्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ भी उसके अंदर है। टेस्ट सीरीज़ जाओ, फ्री में टेस्ट सीरीज़ अटेंड करो। प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लियर करके टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको, नोट्स मिलेंगे, क्लास छोटी-मोटी वीडियोज़ मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लास आपके लिए पूरी गाइडेंस है उसपे। तो मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना एसपीसीसी, आप उसे डाउनलोड कर लेना क्लास, ठीक है? तो अपना ख्याल रखो। और हमने 5 वीडियो बेसिक खत्म कर दिया है अकाउंट्स का। अब हम लोग क्लास धीरे-धीरे क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे 12th का पूरा अकाउंट्स 2021-22 सेशन के लिए, फिर 12th का इको, फिर 12th का बीएसटी नोट्स भी, हर चीज़ भी सबको क्लास यहाँ मिलेगा, सारी चीज़ें, सिलेबस खत्म, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। ए टू जेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे दोस्तों को शेयर कर लो। आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ और क्लास प्लेलिस्ट है या प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, चैनल के अंदर 60 डेज़ प्लेज है, उसको देखो। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ देखो, मैं कैसा पढ़ाता हूँ। कोई भी चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाया हो, एक बार देख लो क्लास, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आप बाध्य हो जाओगे चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलो अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।